एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। वो ऑनलाइन क्रिएटर्स जिन्हें हम इतना पसंद करते हैं, वो अचानक बिल्कुल अपना स्टाइल क्यों बदल लेते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और केस स्टडी है लक्ष्य चौधरी की। ये जो लाइन है ना, ये यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी की कहानी पर एकदम फिट बैठती है। उनके जो पुराने शुरुआती फैंस थे, उन्हें आज यही लगता है कि जिस हीरो को उन्होंने इतना पसंद किया था, वो अब उनकी नज़रों में पूरी तरह बदल चुका है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं लक्ष्य चौधरी के शुरुआती दिनों में, जब उनकी पहचान थी एक बेबाक, मुंहफट और तेज तर्रार कमेंटेटर की। तो देखिए, सफ़र शुरू हुआ था 2014 में एक सिंपल से कॉमेडी चैनल और वाइन्स के साथ। फिर 2015 में आया एक टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने रोस्टिंग की दुनिया में कदम रखा। और फिर 2017 में MTV स्कूल पर उनका रोस्ट ऐसा वायरल हुआ कि शो के होस्ट ने खुद उसे शेयर किया, और देखते ही देखते 2023 तक वो महीने के 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ पर पहुंच गए। मतलब एक सीधी और सफल उड़ान, है ना? और यही वो स्टाइल था जिसने उन्हें स्टार बनाया। उनके रोस्ट्स कोई हवाई नहीं होते थे, बाकायदा स्क्रिप्टेड, हाई एफर्ट, और सबसे ज़रूरी, उनमें होती थी तीखी सोशल कमेंट्री। इसी बेबाकपन ने उनके ओरिजिनल ऑडियंस को उनका दीवाना बना दिया था। लेकिन देखिए, शोहरत जब आती है ना, तो अपने साथ चुनौतियां भी लाती हैं। तो अब सवाल ये है कि उनके इस भड़काऊ नो फिल्टर स्टाइल की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। आइए देखते हैं। उनका करियर विवादों से घिरा रहा। शुरू में तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स आईं, जिसे उन्होंने अपनी नासमझी बताया। फिर उन पर लगातार सेक्सिज्म के आरोप लगे, खासकर महिला कॉमेडियंस को रोस्ट करने को लेकर। 2020 की यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली कंट्रोवर्सी तो सबको याद ही होगी, जहां एक वीडियो वायरल तो हुआ, पर पॉलिसी तोड़ने की वजह से हटा दिया गया। और हद तो तब हो गई जब 2023 में उन्होंने अपने नाना के अंतिम संस्कार को व्लॉग कर दिया। बस यहीं से उनकी इमेज धीरे धीरे बदलने लगी और पुराने फैंस दूर होते गए। और ये कमेंट, ये उस वक्त के पब्लिक सेंटिमेंट को बिल्कुल साफ दिखाता है। लोगों को उनके रवैये में एक तरह का दोगलापन दिखने लगा। मतलब अपने चैनल पर तो वो सबको बुली करते थे, लेकिन जब कोई और उन्हें कुछ कह दे तो वो उसे ट्रॉमा बता रहे थे। ये बात उनके फैंस को हजम नहीं हुई। और बस यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जिसने उन्हें बनाया था। अपने पुराने हिट फॉर्मूला को साइड में रखकर उन्होंने एक ऐसी दिशा पकड़ी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। सोचिए जरा, कहाँ वो स्क्रिप्टेड हाई एफर्ट रोस्टिंग, और कहाँ ये अनस्क्रिप्टेड डेली फैमिली व्लॉग्स। जहाँ पहले वो तीखी आलोचना करते थे, अब वो लाइफस्टाइल और पर्सनल बातें कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उनकी ऑडियंस, जो पहले 16 से 25 साल के लोग थे, अब वो सीधे आईपैड किड्स को टारगेट कर रहे थे। अब जाहिर है, उनके जो पुराने लॉयल फैंस थे, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उनके लिए ये नया कंटेंट क्रिंज था, लो एफर्ट था। उन्हें लगा कि जिस लक्ष्य को वो फॉलो करते थे, वो तो कहीं खो ही गया है। ये उनके लिए एक तरह का धोखा था, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इतना सफल क्रिएटर अपने विनिंग फॉर्मूले को क्यों छोड़ेगा? कोई अपनी जीती जिताई बाजी क्यों पलटेगा? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरे खेल के पीछे, इस बड़े बदलाव के पीछे एक अनदेखी लेकिन बहुत बहुत पावरफुल ताकत काम कर रही है, और वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को ऐसे समझिए, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि वीडियो कितना अच्छा है या कितना बुरा। नहीं, उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, दर्शक। क्या दर्शक आपकी वीडियो के बाद प्लेटफॉर्म पर रुक रहा है? एल्गोरिदम वीडियो को नहीं, दर्शक को देखता है। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, सेशन वॉच टाइम। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग आपका एक वीडियो पूरा देखें। नहीं, YouTube चाहता है कि आपका वीडियो देखने के बाद दर्शक रुके नहीं, बल्कि अगला वीडियो देखे, फिर उसके बाद अगला। मतलब एक बिंज वॉचिंग सेशन शुरू हो जाए। जो भी क्रिएटर ये करवाने में कामयाब हो जाता है, एल्गोरिथम उसे सिर आंखों पर बिठाता है। तो क्रिएटर एल्गोरिथमिक एसेट कैसे बनते हैं? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, द हुक। शुरू के 30 सेकंड में ही दर्शक को पकड़ लो।
दूसरा, द बिंज। ऐसा कंटेंट बनाओ जो सीरीज में हो ताकि लोग एक के बाद एक देखते जाएं। और तीसरा, द ब्रिज। वीडियो के आखिर में अगले वीडियो का रास्ता दिखाओ ताकि वो प्लेटफॉर्म से बाहर ना जाएं। अब सोचिए, लक्ष्य का रोस्टिंग छोड़कर डेली व्लॉग्स बनाना, वो इसी बिंज मॉडल में एकदम फिट बैठता है। रोज का कंटेंट मतलब रोज के विजिट। तो ठीक है, उन्होंने एल्गोरिदम के लिए खुद को बदल लिया, लेकिन इस बदलाव की कीमत क्या थी? इसका नतीजा क्या निकला? क्या ये फैसला उनके लिए सही साबित हुआ? अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 2023 में जब वो अपने पीक पर थे, तब महीने के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आते थे। आज की तारीख में ये आंकड़ा गिरकर 30 से 40 लाख पर आ गया है। मतलब सब्सक्राइबर्स तो बढ़े, पर व्यूज धड़ाम से नीचे गिर गए। साफ है कि जो नई ऑडियंस आई वो पुरानी वाली जितनी एंगेज्ड नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला? एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो मिला, लेकिन वो उतना जुड़ावा नहीं था। ऑडियंस 2 गुटों में बट गई। एक तरफ नए लॉयल फैंस और दूसरी तरफ पुराने नाराज फैंस जो उन्हें छोड़ चुके थे। और उनकी जो प्रॉब्लमैटिक इमेज बनी, उसके चलते ब्रांड कोलैबोरेशंस भी कम हो गए। जो कभी निडर सच बोलने वाला था, वो अब कई लोगों की नज़र में एक समस्या बन गया था। और ये एक और कमेंट है जो पुराने फैंस के दिल की बात कहता है। उन्हें पहले लगा कि शायद हमारी उम्र बढ़ गई है, हमारा टेस्ट बदल गया है, इसलिए अब हमें लक्ष्य का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हम नहीं, वो खुद बदल गए हैं और उनका कंटेंट क्रिंज हो गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस एल्गोरिदम से चलने वाली दुनिया में क्या ऑथेंटिसिटी, मतलब अपनी असलियत पर टिके रहना, एक बग है, एक कमी है, या फिर यही एक क्रिएटर का सबसे बड़ा फीचर, उसकी सबसे बड़ी खूबी है? सोचिएगा जरूर।